आप ही की तरह 1995 में मैंने एनसीसी कंप्लीट की है सीनियर डिवीजन में। मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूं और मेरा अटैचमेंट था ओके जामनगर में 11 मराठा लाइट इन्फेंट्री, उनके साथ अटैचमेंट था। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट मिलता है। एनुअल ट्रेनिंग कैंप में यहाँ जो आपको जो ट्रेनिंग मिलती है उससे कुछ एडवांस लेवल की ट्रेनिंग वहां पर होती है, वो हमने ली है। उसमें एलएमजी फायर होता है, उस वक्त एसएलआर थी साहब, अभी तो इंसास है। तो 7.56 एसएलआर का उसका फायरिंग बताते हैं, एलएमजी का दिखाते हैं। और भी बहुत बहुत जो इन्फेंट्री के जो वेपन्स है वो सब ट्रेनिंग वो सब ली है। आपको मैं एनसीसी के सिर्फ फायदे कहाँ कहाँ पर होते हैं मैं अपनी बात बताता जाऊंगा, साथ में आपको ये पता तो चलेगा कि कहां पर एनसीसी का फायदा हो रहा है। आपको लाइफ में बहुत सी जगह होता है। मेरी बात जो है वो सिर्फ इस बात पे नहीं चलेगी कि एनसीसी के क्या फायदे हैं। वो तो यहाँ आप 3 साल या 2 साल जो जूनियर डिवीजन है सीनियर डिवीजन है वो उसमें आपको पता चल जाएगी कि एनसीसी के क्या फायदा है, कहाँ पर क्या क्या कितने मार्क्स मिलते हैं, कहाँ पर रिजर्वेशन होती है, कहाँ पर ट्रेनिंग इसकी काम आती है, वो सब सब आपको पता चलेगा। अपनी लाइफ में अप्लाई जो भी किया है वो भी कुछ बात आएगी। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपने जो उद्देश्य से एनसीसी ट्रेनिंग ज्वाइन की है उस उद्देश्य की पूर्ति में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है। मेरी लाइफ में आई थी, मेरी लाइफ में बाधाएं आई थी। और अक्सर आप सक्सेसफुल आदमी के साथ कभी अपने लाइफ के गोल में सक्सेस ना हुए ऐसे लोगों की बात सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आप में से मुझे बताओ, आप यहाँ पर कैंप में आए हो, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का ग्राउंड है, कितनों को पुलिस को ट्रेनिंग लेते हुए देखा आपने? कोई हाथ ऊपर करे, कोई भी किसी भी तरह उनकी परेड या कुछ ऐसा कुछ किसी के साथ बात भी हुई आपकी? अच्छा, आपको ये भी इच्छा हुई कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आया हूँ, इतना अच्छा बिल्डिंग वगैरह होता है तो मैं भी पुलिस में जाऊंगा? कितनों को लगा? कौन जाना चाहता पुलिस में? अच्छा, गर्ल्स ज्यादा जाना चाहती है। आप लोग मतलब पुलिस में जाना नहीं पसंद करते क्या, या हाथ उठाने में शर्म आ रही है? नहीं पसंद करते, क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग आर्मी में जाना पसंद करते हो। आपने जब अपनी कॉलेज से एनसीसी ज्वाइन करने का निर्णय कर लिया और आप अभी कैंप में भी आए हो, इसका मतलब ये साफ है कि आपके साथ जो पढ़ रहे हैं आपके क्लास में, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके घर परिवार में, उससे एक लेवल आप अप आने का तय मन बना चुके हो। क्योंकि आपने वो सॉफ्ट लाइफ जो है वो छोड़ने का निश्चय बना लिया है। समझ आ रहा है क्या हिंदी में? समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो आपने ये मन बना लिया है कि हार्ड लाइफ जीनी है। मैं आपको एक फंडा बताऊं सक्सेस का। जो भी सॉफ्ट लाइफ जीना चाहता है ना, कि हाँ आराम से सुबह उठे, ऑफिस अगर है तो जाए, जो भी काम मिले वो करे, 2 टाइम आराम की रोटी खाए और रात को मोबाइल देखते देखते नींद आ जाए, तो उसके लिए सक्सेस उसको भूल जाना चाहिए। अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए वो एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सक्सेस अगर चाहिए तो ये कंपलसरी है कि आपको कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। आपको हार्ड लाइफ
पसंद करनी पड़ेगी, किसी ना किसी मोर्चे पर तो आपको हार्ड लाइफ पसंद करनी ही पड़ेगी, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे आप सिविल में कोई भी जॉब में क्यों ना हो, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस ही ना क्यों ना करते हो, कभी ना कभी तो आपको हार्ड लाइफ का सामना करना ही पड़ेगा अगर सक्सेस कहीं भी चाहिए तो। अगर आपका फैमिली बिजनेस है ना, तो उसमें भी आज तो जमाना अपडेट का है, 6 महीने में फोन अपडेट हो जाता है। अगर आपका काम करने की स्टाइल चेंज नहीं करोगे तो वहां भी फेल हो जाओगे। मैं अपने फेलियर की बात करता हूं, सक्सेस की बात तो सब करते हैं, मैं अपने फेलियर की बात करता हूं। मैं बहुत छोटा सा था, 1981 की तकरीबन बात है। फादर के साथ जो है टूर में गए थे, अजमेर गए थे, तो पैकेज टूर थी। फादर के साथ बाजार में वहां पर घूम रहे थे, तो एक कोई कहीं पर बटालियन आई थी आर्मी की। सब जो है एक साइड ड्रेस था, कुछ ब्लूइश ब्लू कलर का, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू ऐसा कॉम्बिनेशन का उसका सिविल यूनिफॉर्म था। तो फादर ने कहा कि देखो देखो बेटे, ये जो है सब मिलिट्री वाले हैं। उसको नहीं पता होगा कि कौन सी ये यूनिट के हैं, आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, एसआरपी के हैं, पुलिस के हैं, नहीं मालूम। लेकिन उसने कहा ये मिलिट्री है, जाओगे उसमें? मैंने कहा हाँ। तो एक सपना मैंने बना लिया, सपना तो बना लिया। जब आप सपना बना लेते हैं ना, तो अपने दिल में एक एक्साइटमेंट फील करते हैं, एक एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट रहता है आपके दिल में कि मैं आ, ऐसे आर्मी में आ गया। ऐसे ऐसे कभी कभी है, आप फिल्म में देखते हैं ना कि ऐसे हमला हो गया और आपने ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। उस वक्त टीवी का जमाना था, तो परमवीर चक्र है, फौजी सीरियल है, ये सब आती रहती थी। फौजी सीरियल किसी को मालूम है? शाहरुख खान फिल्म एक्टर का नाम मालूम है? हाँ, वो फिल्म में बाद में आया, उसकी स्टार्टिंग फौजी सीरियल से हुई थी। माइक नो आवाज आवे ना, बराबर। उसकी स्टार्टिंग फौजी सीरियल से हुई थी। तो उस वक्त मैं टीनेजर था, सपने देखे। उसके बाद फिल्में भी जो आती थी, बहुत सी फिल्में आती थी, वो देखते थे। लेकिन गलती कहां पर कर गए? गलती हाइट बढ़ाने की जो है, उसके प्रयास में गलती कर गए। सपना बना लिया, आर्मी में जाना है, अखाड़े में जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, रनिंग बनिंग करते थे, कुश्ती लड़ते थे। आज तक कोई चित नहीं कर पाया मुझे। मेरे साथ जो मैं कुश्ती करता था अखाड़े में एक सर कुश्ती होती है, तो ये रेसलिंग वाली नहीं, तो आज तक वो उसमें कोई चित नहीं कर पाया था। हाँ। कबड्डी खेलता था, कबड्डी खेलने में किसी को पकड़ लिया तो कोई छुड़वा नहीं पाता था। मतलब शरीर को तगड़ा बना लिया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उसमें हाइट का एक फैक्टर आता है। आपको आर्मी या कोई भी फोर्सेस में जाने के लिए एक मिनिमम फिजिकल क्राइटेरिया चाहिए, मिनिमम मेंटल क्राइटेरिया चाहिए। सिर्फ दिल करने से ये नहीं होता है। तो बाकी सब रनिंग वगैरह किया। उस वक्त अखाड़े में सब जो सीनियर वगैरह बड़े लोग थे, जिसको हम बड़े लोग कहते हैं, तो बोलते थे कि तुम ये यार ये पुलअप पुशअप्स करो, ये दंड बैठक सिर्फ मत करो, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी ऐसा बंध जाएगा तुम्हारा बंदाई जैसे, हाइट नहीं बढ़े तो शू थશે। लेकिन उस वक्त ये बात इग्नोर की। इग्नोर करने का रीजन क्या होता है? रनिंग, दंड बैठक ये शायद इजी है, लेकिन पुशअप्स ये इजी नहीं है ना। क्या इजी है पुशअप्स? नहीं है। रॉक क्लाइंबिंग अभी भी इजी है। आपको फ्रंट रूल करवाएंगे, रगड़ा देंगे तो कर लेंगे आप, डड्डू चाल कर लेंगे, क्राउलिंग कर लेंगे। पुशअप्स इतने आसान नहीं है, और आसान नहीं है इसलिए वो मैंने नहीं किए। नहीं किए तो 1 सेंटीमीटर के लिए निकल गया। जामनगर गया था बीआरओ में, C30 था, उसके बाद निकल गया क्योंकि हाइट नहीं थी।
तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपने सपने देखे हैं आर्मी में जाने के, तो प्रेजेंटली अब आप अपने फिजिकल, आप इसमें फिट बैठते हैं या नहीं, आपका कोई ड्रॉबैक है या नहीं, इसके ऊपर आप सबसे पहले काम कीजिए। अगर हाइट कम है तो पुशअप्स वगैरह करके बढ़ाई जा सकती है, आसानी से बढ़ाई जा सकती है। अगर वेट कम है तो वो गेन किया जा सकता है। अगर चेस्ट 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रही तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन अभी किया जा सकता है। अगर नहीं करोगे, आप कितने ही बेस्ट कैडेट क्यों ना बन गए, आप चाहे आरडी परेड में ही क्यों ना सिलेक्ट हो गए, वहां पर हो गए, लेकिन क्राइटेरिया में अगर कहीं पर कम हो गए तो जिंदगी भर का अफसोस आपको रह जाएगा। मुझे एक सबसे बड़ा सर अफसोस रह गया, अगर मैं सिलेक्ट हो गया होता तो कारगिल वॉर में कहीं पर मैं कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट होता, मेरा कुछ कुछ ना कुछ वहां पर कंट्रीब्यूशन होता। जिंदगी भर का अफसोस रह गया। ये अफसोस आपको ना रखना पड़े, इसीलिए आपका जो सपना है, सिर्फ सपने देखते मत रहो, उसका पीछा करो, उसका पीछा करो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स मैंने उसमें निकाले हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि लाइफ में टारगेट किस तरह सेट किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सब लोगों का टारगेट आर्मी में जाना या पुलिस में जाना ही हो। इसमें बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो फॉरेस्ट में जाना चाहते होंगे, जो कोई आईएएस अफसर बनना चाहता होगा, बराबर है, कोई सिविल सर्विसेज में या ऐसे कोई जाना चाहता होगा, कोई कॉरपोरेट कंपनी का सीईओ बनना चाहता होगा, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता होगा, ऐसा भी है। कैरियर के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे फील्ड में कैरियर बनाई जा सकती है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एयरफोर्स के लिए ऑफिसर कैडर के लिए एग्जाम दी थी। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड 8 की रिक्रूटमेंट होने वाली थी, उनका नौवा रैंक आया। मतलब आर्मी में ऐसा नहीं है कि यहाँ यहाँ ऐसा कुछ हो जाए, उसमें तो जो एकदम कड़क है, आप इसमें रिजेक्ट हो गए तो हो गए। उसने अपनी दिशा बदल ली, एक दिन ऐसे साइंटिस्ट बने कि उनके बनाए हुए रॉकेट वगैरह है, उसका उपयोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कर रही है। एक उसके बाद वो तीनों फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर बने। हमारे देश में तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के कमांडर वो होते हैं। लेकिन रियल पावर किसके हाथ में होता है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। अच्छा, वो तीनों सेनाओं की रैंक वाइज कमान किसके हाथ में होती है? यस, कम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। पहले वो रैंक थी नहीं, पहले तीनों सेनाओं के जो चीफ थे वो बराबर बराबर थे। जनरल, चीफ ऑफ एयर स्टाफ मतलब एयर चीफ मार्शल और एडमिरल, वो तीनों रैंक बराबर है। लेकिन अब इसमें सीडीएस की रैंक बना दी है। पहले सीडीएस हमारे बिपिन रावत थे, जो कि एक एयर क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी देहांत हो गई थी। ये सब जानना जरूरी है, ये सब जनरल नॉलेज की बात है। अब आप जहां भी जाना चाहते हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स या कोई भी सर्विसेज में, तो सिर्फ फिजिकली फिट होने से भी कुछ नहीं चलेगा। हमारे जमाने में चल जाता था, अगर आप फिजिकली फिट हो तो जनरल नॉलेज या वो पेपर इतना मायने नहीं रखता था। बीआरओ जामनगर में वो एकदम इजी सवाल आते थे जो कोई भी कर जाता था। आज अब ऐसा
नहीं है, आपको जनरल नॉलेज भी आपको करना होगा। अच्छा, आप फिजिकली फिट होने के लिए आपने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन में आप रह गए तो क्या होगा? कॉलेज वालों के लिए तो ठीक है, 12th पास या एसएससी पास है तो चल भी जाएगा सोल्जर में। अगर ऑफिसर कैडर में जाना है तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है। नहीं चलेगा अगर आपके पास वो पूरा जो है पूरी प्रोसेस का नॉलेज नहीं है तो नहीं चलेगा। हमारे जमाने में एक एक्साइटमेंट तो था कि मैं चलो फिजिकली सोल्जर कैडर में सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन ऑफिसर कैडर में तो जा सकता हूं। लेकिन आज जो आपके पास रिसोर्सेस है मोबाइल में, जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू कैसा होता है। आपने सुना है एसएसबी इंटरव्यू? सीनियर कैडर, सीनियर डिवीजन को मालूम होगा। एसएसबी क्या होता है मालूम है? आप में से खबर છે કોઈને એસએસબી ઇન્ટરવ્યુ શું હોય છે? સીઓ સાહેબ હોય છે ને, એનસીસી ના સીઓ સાહેબ, એ એસએસબી इंटरव्यू क्लियर કરીને આવ્યા હોય છે। ऑफिसर कैडर के लिए एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना जरूरी होता है। और इंडिया में वो एक ही बोर्ड ऐसा है जिसके पास रिक्रूटमेंट के लिए जितनी भी वैकेंसी होती है वो सारी की सारी भर्ती नहीं है, खाली रहती है। સાંભળ્યું ક્યારે કે અહીંયા ભરતી જે છે હો નહીં હોય, હો જણની જગ્યા હોય ને 60 જ ભરતી થયા હોય, બાકીના રિજેક્ટ થયા હોય સિવિલમાં। સાંભળ્યું ક્યારે ક્લાર્કમાં કે इवन आईएएस में नहीं। लेकिन एसएसबी के क्राइटेरिया एकदम कड़क है। अगर आप उसमें नहीं चलेंगे, जगह खाली रहेगी लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। मैंने सुना है, मैंने एक दो बार मैं गया था टेरिटोरियल आर्मी में, ऐसे इंटरव्यू के लिए गया था, तो सुना था कि बहुत लोग ऐसे 60 लोगों की एक पूरी बैच होती है जो इंटरव्यू के लिए आती है, पूरी बैच रिजेक्ट हो जाती है, पूरी की पूरी बैच रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर उसमें अगर नहीं आया, क्राइटेरिया में फिट नहीं हुआ तो नहीं आएगा। आज आपके पास बहुत से रिसोर्सेस है सोशल मीडिया में, खास करके इंस्टाग्राम में भी बहुत सी ऐसी कॉलम है। रो एजेंट नाम का कोई एक अकाउंट है, तो उसमें वो बताते हैं, वो पूरा डेमो होता है एसएसबी इंटरव्यू किस तरह होता है, उसमें वो डेमो बताते हैं। यूट्यूब में भी ये सब आज आपके पास रिसोर्सेस है, हमारे वक्त वो ऐसा था नहीं। तो आप अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी की कहीं भी जाना, कोई भी फोर्सेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो सिर्फ फिजिकली फिट से भी नहीं चलेगा, आपको इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट की भी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ये है आपके टारगेट का पीछा करना। आपने फिजिकली फिट होने के लिए पीछा किया, लेकिन जनरल नॉलेज में मेरिट में पीछे चले गए, तो आपकी बात बनने वाली है नहीं। 95 में मैंने सीडीएस की एग्जाम दी थी। उस वक्त ना तो मोबाइल फोन थे, कंप्यूटर भी हार्डली कहीं पर साइबर काफे थे तो वहां पर मिलते थे, तो वहां पर ये मटेरियल मिलता नहीं था। बहुत बार मैंने बुक स्टोर्स में से बताया तो फिर उसने कहीं पर एक आध बुक मुझे मंगवा दी थी। कहने का तात्पर्य है ये है कि अगर आप सपना देखते हो तो उसका पीछा करना मत छोड़ो। जिंदगी में टारगेट 3 तरह तय होते हैं। किस तरह तय होते हैं? एक तो बचपन से कोई बात आपको एक्साइट करती है, जैसे कि मुझे आर्मी की बात एक्साइट कर गई थी, तो इस तरह एक टारगेट सेट हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप कहीं पर इंसल्ट होते हैं, अपमानित होते हैं, ક્યાંય તમારું અપમાન થાય ત્યારે એક ટાર્ગેટ સેટ થાય છે।
જીવનનો ટાર્ગેટ ત્યારે પણ સેટ થાય છે, કેરિયરનો ટાર્ગેટ. હું તમને મારી વાત કરું, નવરાત્રીની અંદર જે પાસની ગરબી થાય ને એની અંદર જવાની ઈચ્છા કેટલાને થતી હોય છે? દાંડિયા રમતા કેટલાને આવડે? બરાબર, ઓકે. હવે પાસ લઈને જવા માટે પૈસા તો હોય નહીં, બરાબર? એટલે ઓળખાણ કાઢવાની હોય ને, બરાબર? ઓળખાણ ન હોય તો ઘૂસ મારવાની હોય. अच्छा, मतलब तो हुआ क्या, मैं अपने दोस्त के साथ कोशिश की तो अब गेट वाले तो क्या है, संतरी होते हैं, वो तो नजरें बहुत ही तेज होती है. वो आप लोगों के संतरी होते हैं ऐसी नहीं होती नजरें, वहाँ बहुत तेज होती है, पकड़ लेते हैं. पकड़े गए. हम जैसे ही पकड़े गए, पास में से एक लड़की का ग्रुप निकला हंसते हुए. वो ये हंसते हुए कि ये कोशिश कर ले इसके पास नहीं है. उसके दिन मुझे एक ऐसा, मतलब इतना खराब फील हो गया, जिंदगी में मैं ऐसा आदमी बन के दिखाऊंगा कि मैं कहीं पर जाके खड़ा रहूं तो मुझे पास की जरूरत होती है. बाकी पूरी जूनागढ़ में क्या, हमारी टेरिटरी 5 जिला का है, कहीं पर जरूरत नहीं पड़ती. और अब जितने भी जेटला ओके, ગરબીના જેટલા આયોજકો જે છે ને, આજે એમને કહે કે આજે અમારી અહીંયા આવજો આરતી કરવા, આજે અમારી અહીંયા આવજો આરતી કરવા. તેથી હું મારી બેબી છે ને એને કહેતો, બેટા એક દિવસ હું જે છે ને અહીંથી જે રિજેક્ટ થયો હતો, એ અપમાનની લાગણીએ જે છે मैं नक्की कर लीधું कि एक दिन ऐसा पावरफुल आदमी बनूंगा कि कम से कम जूनागढ़ में तो कहीं भी जाऊं मुझे पास की जरूरत नहीं पड़ेगी. कहीं भी टिकट का कार्यक्रम है तो वहां पर मैं आमंत्रित बन के जाता हूं. हम नहीं जाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है कि आप यार हमारे यहाँ आए नहीं, उसके वहां चले गए, हमारी इज्जत कम हो गई. तो एक अपमान की वजह से आपके जिंदगी में टारगेट फिक्स होता है. और एक तीसरी एक तरीका है टारगेट सेट करने का. आप पढ़ाई जब करते हैं तो उस वक्त एक टारगेट सेट होता है. जैसे कि आपने एनसीसी ज्वाइन नहीं की होगी तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कि आर्मी में या पुलिस में नहीं जाना चाहते होंगे, उसका जिंदगी का कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं रहा होगा. अब एनसीसी में ज्वाइन कर लिया, दोस्त ने किया तो खुद भी कर लेगा कि कॉलेज से बंक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीसी ट्रेनिंग में जाएंगे तो अपने आप कॉलेज में ठीक है, पढ़ने की इतना इच्छा ज्यादा नहीं है तो चले जाते हैं एनसीसी में. ऐसे भी कुछ रहे होंगे तो उसके बाद यहाँ आए होंगे, उसको लग गया होगा कि हाँ आर्मी में जाना है, उसको जिंदगी का गोल सेट हो गया होगा. तो इस तीन तरह से अपनी जिंदगी के गोल आप सेट कर सकते हैं. आप किस तरह करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है. अब उसके गोल का पीछा करने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमारे पास इतना आज वक्त है नहीं. लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें बता दूंगा कि अचीव करने में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है. ब्रीफ में ही बता दूंगा, आप अपने दिमाग में बिठा लो. दिमाग में ज्यादा रास्ते मत रखो, एक ही रास्ता रखो और वही पकड़ लो. आर्मी में जाना है मतलब आर्मी में ही जाना है, फिर नेवी, एयरफोर्स, पुलिस नहीं, आर्मी में ही. आप इसी गोल का पीछा करोगे, आप उसको पकड़ ही लोगे. एक हाँ, जोश में होश मत खो बैठना, जोश में होश मत खो बैठना. गोल का पीछा करते समय, कैरियर सेट करते समय उस कैरियर की क्या डिमांडें हैं वहां पर एंटर करने की, वो समझ लेना और उसके मुताबिक आप अपना पाथवे तैयार करना. हाँ, उसमें चलते चलते आपको उसको बोलते हैं बोरिंग, बोर्डम उसको बोलते हैं, कंटाड़ो आवવો जरूरी
છે. જો કંટાળો ના આવે તો સમજી લ્યો તમે હજી શરૂઆત પાપા પગલી કરો છો. किसी चीज को आत्मसात करने के बाद, प्रैक्टिस में लाने के बाद एक हद के बाद आपको बोर होंगे, કંટાળો આવશે, આવવો જ જોઈએ. ઈ સમયે આગળ કઈ રીતે વધવાનું છે ઈ તમારે એક ધ્યાન રાખવાનું હોય. એટલે કંટાળો આવવો જોઈએ, કંટાળો ના આવે ત્યાં સુધી માત્ર પાપા પગલી ભરો છો એમ જ તમે બિલકુલ માની લેવાનું. બીજું, વ્યસનથી દૂર રહેવાનું. હું એટલા માટે કહું છું કારણ કે આજે જે છે પોલીસની અંદર ઘણા બધા અમારે મળતા હોય છે. એ લોકો કહેતા હોય છે કે કોલેજિયન નાના જે છોકરાઓ હોય છે એને વ્યસનના રવાડે ચડાવવાની બહુ એક ઓલી ચાલે છે. શરૂઆત થાય સામાન્ય રજનીગંધાથી થાય, પછી ધીમે ધીમે એની અંદર તમાકુ નાખે. આ ન કરે તો સિગરેટ છે ને હવે તો ઈથી એડવાન્સ પાવડર વાળી વાત આવી ગઈ છે. કોઈ મિત્ર તમને એમ કે દોસ્તીને ખાતર, ત્યારે એમ કે દોસ્તી તૂટે તો ભલે તૂટે, વ્યસનમાં નહીં જવાનું. દોસ્તી અત્યારે જ તૂટે કારણ કે તું મારો દુશ્મન છો, દોસ્ત નથી. આ વસ્તુ તમારા મનમાં માની લેવાની. તમારા ઘરમાંથી તમને કોઈ કહે કે લે આટલામાં કઈ ન થાય, તો માની લ્યો કે એ તમારો દુશ્મન છે. માની લ્યો કે તમારા દુશ્મન છે, તમારા દોસ્ત કે હગાવાલા નથી. તો એક વ્યસનથી દૂર રહેવાનું. અને એક ટુ ડુ લિસ્ટ. ટુ ડુ લિસ્ટ જે છે ને એ ગેમ ચેન્જર જે બની જાય છે તમારી કેરિયર માટે, ગેમ ચેન્જર બની જાય છે. જેટલા આઈએએસ આઈપીએસ ઓફિસર છે ને એ લોકો રોજ સવારે હું કામ કરું ને એનું લિસ્ટ બનાવે. એકાદ કામ રહી જાય ને એટલે એ લોકો માટે જીવન મરણ બહુ મોટો સવાલ ઉભો થાય. હાઈ લેવલના લોકો જે છે એ બધા ટુ ડુ લિસ્ટ બનાવે છે. તમારે હાઈ લેવલે ભલે ન પહોંચવું હોય, તમારે ભલે ફક્ત તમારો ખાલી તમારી ગવર્મેન્ટ જોબ મેળવવા પૂરતો ગોલ છે, પણ એ ગોલ મેળવવા માટે એક ટુ ડુ લિસ્ટ ડેઈલી બનાવતા જાઓ. ટુ ડુ લિસ્ટમાં શું હોય શકે? સવારે ઉઠવાનું, રનિંગ કરવાનું, જીકે કરવાનું, ક્વિકર મેથ્સનું તૈયારી કરવાની, જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ ને રીઝનિંગ, આટલા વાગે કોલેજે જવાનું, આટલા કલાક મોબાઈલને આપવાના, એની અંદરથી આટલું જે છે કઈ રીતે મટીરિયલ મેળવવાનું, ડાઉનલોડ, આવું નાની નાની વાતો જે છે એ એની અંદર સામેલ હોઈ શકે અને ડેઈલી એની અંદર ટિક માર્ક લાગતું થાય. મિત્રો, સફળતાનો કોઈ શોર્ટકટ નથી, બસ કન્ટિન્યુટી રહેવી જોઈએ, સતત રહેવું જોઈએ. તો હું તમને એક જ વસ્તુ કહું, તમે બસ અઠવાડિયું આવ્યા ને તમને એનસીસી નું સર્ટિફિકેટ મળી જતું હોય, કેમ્પની વાત નથી કરતો, માત્ર અઠવાડિયું જોઈન કર્યું ને બધું આવડી જતું હોય, તો કેટલા લોકો જોઈન થાય? આખી કોલેજ જોઈન થઈ જાય ને, આખી કોલેજ જોઈન થાય. અત્યારે તમે કદાચ જે છે એમાં ટેસ્ટ ને આપી છે, એ ટેસ્ટ નહીં, પછી જે છે કંઈક બહુ ક્રાઇટેરિયા વધારવો પડે. આ લોકોની એક આખી કંપની અહીંયા જે છે ને અહીંયા ટ્રેનિંગ માટે રાખવી પડે, એટલા બધા સ્ટુડન્ટ થાય. પણ એવું નથી, આખા વર્ષની પ્રોસેસ છે. તમારે આખું વર્ષ જે છે રેગ્યુલરલી પરેડમાં આવવું પડે, હાજરી ગણાય, મિનિમમ કેમ્પ એટેન્ડ કરવા પડે, તમે એક્ઝામ આપી શકો, ત્યારે તમને સર્ટિફિકેટ મળે છે. એ એક ફરફરિયું નથી સાઇન કરેલું, એ તમારી મહેનત છે. એની કિંમત ફક્ત તમે ઓળખી શકો, બીજા કોઈ સમજી શકવાના નથી. આ સતત પ્રક્રિયા છે સક્સેસની. સેમ ઈ જ રીતે જો સક્સેસ માટે ભોગ આપવો પડતો ન હોય તો ઘેર ઘર સક્સેસફુલ માણસો હોય. જ્યારે ચંદ્રગુપ્તે એના ગુરુ ચાણક્ય હતા, એને કીધું કે એની રાજા ધનનની દીકરી હતી દુર્ધરા. દુર્ધરા હારે એને લાગણી હતી. તો ગુરુજીએ કીધું કે જ્યાં સુધી તારું મિશન જે છે એ સમ્રાટ બનવાનું છે મગધના, જ્યાં સુધી મગધ નરેશ ન બન ત્યાં સુધી તારે એકેય બીજી વસ્તુ વિચારવાની નથી. ત્યારે એને એવું કીધું એના ગુરુજીને, ચાણક્યને, કે ભારતનો સમ્રાટ બનવા માટે આટલી બધો ભોગ આપવો પડે? ત્યારે એને ગુરુજીએ જવાબ આપ્યો, જો ભોગ ના આપવો પડે તો ઘેર ઘેર સમ્રાટ પેદા થાય. જો આટલો ત્યાગ ના આપવો પડે તો ઘેર ઘેર સમ્રાટ પેદા થાય. હવે આમાં તમારે ક્યાં ભોગ આપવાનો છે એ તમારે વિચાર કરી લેવાનો. રીલ્સમાં આપવાનો છે, એમાં રીલ્સ જોવાની છે,
કે એની અંદરથી જે છે યુપીએસસી ડિઝાયર કે એવા કોઈ લેક્ચર કે ડાઉનલોડ કરીને એ કરવાનું છે, એ તમારે નક્કી કરવાનું. તમારા માટે કદાચ એટલું ઇઝી એટલા માટે છે કારણ કે તમે ઓલરેડી ફિઝિકલી બધી એક્સરસાઇઝ કરો છો, એટલા માટે તમારા માટે થોડું બીજા તમારી યાર કલીગ હશે એના કરતાં ઇઝી છે. કારણ કે તમને ખબર છે પરસેવો પડે ત્યારે ક્યાં દુખે, પેટની અંદર શ્વાસ ચડે ને, સ્ટાર્ટિંગની અંદર પગ દુખે, ભરાઈ જાય, બરાબર છે. હવે નહીં ભરાતા હોય. રનિંગ કરવી પડે તો ચક્કર આવવા માંડે સ્ટાર્ટિંગમાં. તમે આ બધું ફેસ કરી ચૂક્યા છો એટલે તકલીફ કોને કહેવાય ને એ તમને ખબર હશે. બાકી ઇઝી વેથી ક્યારેય સફળતા મળવાની નથી. ઓકે, આની અંદર તો બહુ જાજુ કહેવાનું છે. અત્યારે જે વિડીયો આની અંદર અત્યારે રેકોર્ડિંગ થયો છે એ યુટ્યુબની અંદર ચડાવવાના છે. તમારે જો એ જોવાનો હોય તો લાઈફ એન્ડ બિહેવિયર કોચ નામની મારી ચેનલ છે, @NIMISHTHAKR @નિમિષ ઠાકર એ મારી આઈડી છે. એના ઉપર આ તમે આખો જે વિડીયો છે એ જોઈ શકશો. તમને યોગ્ય લાગે તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ભણતી વખતે કઈ કઈ બાબતો તમને હર્ડલ્સ બની શકે એને કઈ રીતે દૂર કરાય આ બધું પણ એની અંદર તમને જોવા મળશે. ઓકે, સમય જાજો નથી એટલે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. આના ઉપર તો જાજુ બોલી શકાય પણ બહુ જાજો મોટિવેશનનો ઓવરડોઝ પણ લેવો નહીં, બસ અમલવારી કરવાની, સપનાનો પીછો કરો. ઓકે, થેન્ક યુ.